जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल RSG एजुकेशन 91। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसआई का सेट चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 14 सेट कंप्लीट कर लिया है। जो लोग भी 14 सेट को नहीं देखे हैं वो लोग जाके देखें, आपको अधिक से अधिक लाभ होगा इस सेट को करने से। चलिए आज हम लोग 15 सेट पे चलते हैं और 15 सेट में आपका आज 20 क्वेश्चन है। आप लोग अपने आप को आंकिए कि आप कितना नंबर ला पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन से। उससे पहले दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे अभी नए हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि एजुकेशन के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। अच्छा, ये सेशन पूरा देखें। अगर आपको पूरा देखने के बाद लगता है कि मेरा समय का बर्बादी हुआ है तो आप लोग इस चैनल को डिसलाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू जो है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब प्रश्न ये है कि अध्यक्ष कब बनी, कौन सा अधिवेशन में बनी और कौन सा स्थान था? तो स्थान था दोस्तों कानपुर। अगर मैं अधिवेशन की बात करूं तो 41वां अधिवेशन था। ठीक है, और अगर ईयर की बात करूं तो 1925 में। ठीक है, इससे पहले भी एक महिला बनी है जो कि वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो भारतीय नहीं थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे भारतीय तो आपका आंसर जाएगा सरोजिनी नायडू, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी तो आपका आंसर होगा क्या? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। वो कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। ठीक है, और उनका 33वां अधिवेशन था। और स्थान की बात की जाए तो कोलकाता थी। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि क्यों लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि मिली थी तो उन्होंने क्यों लौटा दी सर की उपाधि? चलिए, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि सर की उपाधि इनको किसने दिया था। तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, अब ये सर की सर की उपाधि जो है कि इसको अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने इनको सर की उपाधि दिया था। कब दिया था? तो 1913 में जो है कि अंग्रेजों ने इसे सर की उपाधि दी। लेकिन जलियांवाला हत्याकांड जो 1919 में हुआ है उसमें इन्होंने जो है कि भारी क्षति हुई हम लोगों की, तो इन्होंने जो है कि इससे निराश होकर सर की उपाधि को लौटा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में थे? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रांतों में। कुल 8 प्रांतों में जो है कि हमारा उस समय 1937 में जो है कि कांग्रेस विभक्त हुआ था। ठीक है, टोटल जो है कि अगर मैं बात करूं कि ये प्रांत क्या थे, तो उस समय जो है कि सबसे पहले चुनाव की प्रक्रिया हुई थी। तो टोटल 11 प्रांतों में जो है कि 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जीत हासिल की, जिसमें से अगर आप नोट करना चाहें तो वो प्रांत है। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है कि कितने कौन कौन से प्रांत थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे केवल पूछता है कितने प्रांत थे या कितने प्रांतों में से। तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की विजय हुई। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। पहला था बॉम्बे, फिर आपका है मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत जिसे अभी यूपी प्रेजेंट में बोलते हैं, मध्य प्रांत जिसे अभी हम लोग एमपी बोलते हैं, फिर है उड़ीसा, फिर है उत्तर पश्चिमी सीमांत, और फिर है असम। ये 8 जो थे यहाँ पे जो है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में प्रांत बने थे। ठीक है, अच्छा तो इस समय में बात कर लेते हैं 1937 में जो है कि उस समय के गवर्नर कौन थे। तो उस समय के गवर्नर आप लोग नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय के गवर्नर थे। और इसी समय जो है कि पहला चुनाव किया गया था जिसमें से कांग्रेस की 8 प्रांतों में विजय हुई थी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक कौन था? चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा उदय सिंह। उदय सिंह वहाँ के उस समय के शासक थे। ठीक है, तो चित्तौड़ की राजधानी कहाँ है? तो चित्तौड़ की राजधानी आपका मेवाड़ है। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्तकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अब बात यह आता है कि आर्यभट्ट किसके समकालीन थे, मतलब किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो गुप्त भट्ट ने कुछ पुस्तकें लिखे हैं, जो कि दो पुस्तकें इस प्रकार है, एक है आर्यभट्टनम और एक है सूर्य सिद्धांत। दो पुस्तकें लिखी हैं। और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले, चूंकि ये खगोल शास्त्री थे, तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? ये आपका डेट है, आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को जो है कि उद्देशिका प्रस्ताव किया गया था। अब 13 दिसंबर 1946 आपको याद होगा कि क्या है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। पहली बैठक कब थी? 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। इस तरह से पहली बैठक हो गई, दूसरी बैठक हो गई और तीसरी बैठक हो गई। एक एक दिन का अंतराल, जैसे 9 के बाद 10 आया, 10 के बाद 11, फिर 11 के बाद 12 आया, 12 के बाद 13। तो एक एक दिन के अंतराल पे जो है कि संविधान सभा की बैठक थी। तो यही लास्ट बैठक में जो है कि नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसमें हमारे संविधान की एक रूपरेखा, एक झलक थी। ठीक है, नेक्स्ट कि संविधान हमारा कैसा बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा। जैसे हम लोग किसी चीज़ का प्लानिंग करते हैं तो पहले एक मोटा मोटी एक एस्टिमेट लेते हैं हर चीज़ का कि क्या कैसे करना है। मान लीजिए कुछ खरीदने ही गए तो उसके बाद पूरी तरह से नॉलेज लेते, तो उसी तरह एक रूपरेखा संविधान का तैयार किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है और सबसे छोटा भाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? चलिए, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा है कि सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। अच्छा, तो सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन से, तो क्यों जोड़ा गया? इससे पहले क्या शब्द था? तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो है कि शब्द था आंतरिक गड़बड़ी। मतलब जो इमरजेंसी लगेगा, तो इमरजेंसी लगेगा 352 के तहत, तो जो है कि इसमें आंतरिक गड़बड़ी दिया हुआ था। जिस समय मूल संविधान था कि आंतरिक गड़बड़ी किसी प्रकार के देश में होती है, तब जो है कि इमरजेंसी लगाया जाएगा। लेकिन इसका फायदा जो है कि इंदिरा गांधी ने इसका फायदा नहीं, इसका दुरुपयोग किया आंतरिक गड़बड़ी का। इसीलिए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि इसे आंतरिक गड़बड़ी को हटाकर शब्द को सशस्त्र विद्रोह को है कि लिया गया। अर्थात जो अगर इमरजेंसी उस कंडीशन में लगेगा जब शस्त्र के साथ जो है कि किसी चीज़ का प्रोटेक्ट हो, जैसे कि अभी किसान आंदोलन का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। तो अगर इस समय जो है कि शस्त्र वस्त्र के साथ जो है कि किसान लोग धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तब यहाँ पे इमरजेंसी लगाया जाएगा। लेकिन आंतरिक गड़बड़ी के मामले में ऐसा वर्ड को हटा दिया गया, क्योंकि इसका दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 37 अनुच्छेद के द्वारा जो है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो नीति निर्देशक डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये एक स्टेट का पॉलिसी होता है जो कि न्यायालय में प्रश्नगत, न्यायालय में जो है कि इसके खिलाफ जो है कि कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 37 अनुच्छेद के तहत। आपको ये याद रखें। ये क्वेश्चन जो है कि पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो लोग पिछले सेट को रेगुलर देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन का आंसर भली भांति पता होगा। नेक्स्ट, संगठनात्मक सरकार में क्या होता है? चलिए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
शक्तियों का एकीकरण। संघनात्मक सरकार उस सरकार को कहते हैं जिसमें जो है कि राज्य और केंद्र के पास जो है कि दोनों के पास अपनी एक शक्ति होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है नियांग फॉल्स। यहाँ पे ऐसे होगा, फॉल्स कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ये नियांग फॉल्स क्या है, नियांग फॉल्स एक जलप्रपात है जो कि यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के जो है कि सीमा पे ये नियांग फॉल्स है जो कि एक जलप्रपात है। ठीक है, यह जलप्रपात जो है कि सेंट लॉरेंस नदी जो है कि उस पर स्थित है। कौन से नदी, सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है। कौन सा जलप्रपात, नियांग जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सब सही है, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से समुद्र है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ऑब्वियसली गुजरात ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइगोन कहा जाता था। हो ची म्यू क्या है, हो ची म्यू जो है कि एक पर्सन का नाम है, एक आदमी का नाम है जो कि एक समाजवादी जो है कि परंपरा के एक विचारक थे। ठीक है, और ये जो है हो ची म्यू जो है कि वियतनाम के जो है कि पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे जो है कि वियतनाम में एक शहर बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम हो ची म्यू रखा गया, और ये वियतनाम का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक, अच्छा, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक किस चीज़ का है। तो यह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइका का। माइका का जो है कि भारत उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट का रूपांतरिक रूप क्या है। तो स्लेट का रूपांतरिक रूप क्या हो जाएगा, सेल। स्लेट का रूपांतरिक रूप सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस भाग पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। रेटिना पे जो है कि रेटिना पे जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो हमें सीधा कैसे नजर आता है, तो जो कि मस्तिष्क जो है कि ये इसको सीधा करके डिलीवर हमारे आँख को करती है, और फिर जो है कि हमें सीधा हर कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट, वर्णाधाता का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन प्रभाव। डाल्टन प्रभाव जो है कि वर्णाधाता का एक दूसरा नाम है। नेक्स्ट, विभवांतर मापा जाता है किससे। तो हमारा आंसर न्यूटन प्रभाव। न्यूटन प्रभाव से जो है कि विभवांतर मापा जाता है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है कि किसका मापन है, तो भौतिक मात्रा है जड़त्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। थोड़ा सा आप लोग समय दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में आपका ऑप्शन कुछ भी रहे, आपको चुटकियों में आंसर मिल जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए सुनिए ध्यान से, रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें जो है कि किसी एक अवस्था से अगर दूसरे अवस्था में हम करते हैं, उसके बाद पुनः जो है कि पहले की अवस्था में उसे नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, पहले सुन लीजिए। फिर भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं कि जो पहले की अवस्था है उससे हम दूसरी अवस्था में ले गए, लेकिन पुनः जो है कि पहले की अवस्था में हम उसे ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, एग्जाम्पल से क्या कीजिए, समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, कागज का जलना। कागज का जलना पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए कागज का जलना क्यों हम बोले रासायनिक परिवर्तन, कैसे, अगर हम कागज को जलाते हैं, कागज को अगर जला देते हैं, अगर ये कागज है, कागज को जला तो क्या बचता है, राख। तो राख से फिर तो हम कागज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया नहीं, लेकिन कागज से राख बन सकता है। ठीक है,
कागज़ से जो है कि राख बन जाएगा, लेकिन राख से कागज़ नहीं बनेगा। तो ये हमारा आंसर ये सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या करें, नर्म लोहे का चुंबकीय होना। ठीक है, अगर कोई लोहा है उसको चुंबक बना दिए, ठीक है, लेकिन फिर उस चुंबक से फिर लोहा भी बना जा सकता है, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जल में शक्कर का घुलना, अगर ये जल है, जल को अगर हम इसमें शक्कर घुला दिए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि अगर जल में जो है कि हम शक्कर घुलाए हैं, अगर इसको शक्कर को हम क्या बोलते हैं कि पूरा खौला देंगे, ठीक है, अर्थात उबाल देंगे, तो क्या फिर से जल जो है कि वाष्प बन के उड़ जाएगा और क्या बचेगा, सॉलिड। तो सॉलिड वो फिर तो से तो ही शक्कर ही रह गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए जल में बर्फ के घनों का बनना। ठीक है, जैसे कि आइस, हम लोग क्यूब में क्या बोलते हैं, आइस क्यूब जो होता है फ्रिज में, तो उसमें जो है कि जल को, ये क्यूब में हम लोग जल को रख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जल को रख देते हैं, तो क्या ये जल जो है कि कब जम जाता है, जब फ्रिज जो है कि फ्रीजर में इसको रखते हैं तब, लेकिन जब फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो फिर से उसी अवस्था में, पानी की अवस्था में आ जाता है ना। तो यानी कहने का मतलब कि हम लिक्विड से तो सॉलिड बना लिए, लेकिन फिर सॉलिड से जो है कि लिक्विड भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, भौतिक परिवर्तन। हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, कागज का जलना, क्योंकि इसे जो है कि रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कागज को जला के फिर से हम इसको कागज नहीं बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कि 20 क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक करने के लिए बाध्य हैं हम। ठीक है, आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो लोग नए हैं इस चैनल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।